अब आ जाइए ट्रांसजेनिक एनिमल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। आपने इतने सारी टूल्स और टेक्निक का यूज करके डिफरेंट अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ा। अब सवाल ये उठता है कि ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों बनाए गए हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, सबसे पहली चीज हमने आपको बताया था कि ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होंगे, जिस एनिमल में कोई जीन ट्रांसफर किया है वो आपके ट्रांसजेनिक एनिमल हो जाएगा। जिस एनिमल में कोई जीन ट्रांसफर किया है वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है। अब आपके बहुत सारी चीजों के लिए हमने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए हैं, तो किस किस के लिए हमने ये प्रोसेस अप्लाई किया, तो आइए देखिए। अगर हमें पर्टिकुलर किसी जीन की फिजियोलॉजी देखनी है, उसका डेवलपमेंट देखना है, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले जीन को हम एनिमल में ट्रांसफर करेंगे और एनिमल में उस जीन के क्या सिम्टम्स आते हैं वो हम उसमें रीड करते हैं। तो जीन की किस तरीके से रेगुलेशन होता है, क्या इफेक्ट है जीन का, क्या नॉर्मल फंक्शन है जीन का, वो सारी चीजें हम एनिमल के अंदर ही ऑब्जर्व करते हैं। भाई मान लीजिए कोई ह्यूमन में ऐसा जीन है जिसका हमें पता करना है कि वो क्या इफेक्ट दिखाता है या क्या कैरेक्टर शो कर रहा है, किस तरीके से, या कोई डिजीज कर रहा है तो क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये सब चीजों के लिए हम उस जीन को एनिमल में ट्रांसफर करते हैं। या उस जीन कौन सा हार्मोन बना रहा है, क्या फिजियोलॉजी है उस हार्मोन की, तो उस सब देखने के लिए हम जीन को एनिमल में ट्रांसफर करते हैं और वहां पे उस एनिमल के अंदर उसकी फिजियोलॉजी के बारे में पता करते हैं। ठीक है। जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है आपके, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2, ये आपके पॉलीपेप्टाइड हैं। ये आपके एम्ब्रियो की ग्रोथ को इनिशिएट करते हैं। ठीक है। ये आपके एम्ब्रियो की ग्रोथ को इनिशिएट करते हैं। तो इसको हम जो है अदर, जैसे किसी अदर से स्पीशीज से इस जीन को निकाल के हम एम्ब्रियो में डाल दें, उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो किस तरीके की ये फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं, इसके लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल बना के उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है। फिर आ जाइए स्टडी ऑफ डिजीज। मान लीजिए कोई जीन कोई डिजीज कॉज करता है, जेनेटिकली बेस्ड डिजीज, तो उस जीन से कौन सी डिजीज कॉज हो रही है और उसके क्या सिम्टम्स हैं और किस तरीके से डिजीज में आपके सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, क्या क्या आपके चेंजेस आ रहे हैं, वो सारी चीज हम ट्रांसजेनिक एनिमल में ही ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कैंसर है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, इसके लिए जो भी आपका जीन, जो भी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, वो किस तरीके से उसकी फिजियोलॉजी है, तो उसको जानने के लिए हम उस जीन को एनिमल में ट्रांसफर करेंगे, डिफरेंट एनिमल में, और उस एनिमल में उसकी फिजियोलॉजी की स्टडी करते हैं। ठीक। फिर ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई जीन आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनता है, जैसे कोई प्रोटीन, कोई हार्मोन, कोई एंटीबॉडी, तो ये जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनता है वो ऑब्टेन करने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं। किसी एनिमल में उस जीन को ट्रांसफर कर देंगे और मान लीजिए उस एनिमल में उस जीन का प्रोडक्ट कलेक्ट हो जाएगा, फिर उस प्रोडक्ट को उस एनिमल से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जनरली जैसे हम आपको बताएं कि ये प्रोसेस जनरली, मतलब जिस जीन के प्रोडक्ट को हमें ऑब्टेन करना है तो उनको हम जनरली मिल्च एनिमल में ट्रांसफर करते हैं। मिल्च एनिमल मतलब जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं वो आपके मिल्च एनिमल हो जाएंगे। तो उन एनिमल में हम जीन को ट्रांसफर कर देंगे मिल्च एनिमल में, तो जो प्रोडक्ट है वो आपके मिल्क में कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद उस प्रोडक्ट को हम निकाल के उसको डिफरेंट डिजीज वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये कहलाती है आपकी मॉलिक्यूलर फार्मिंग या मॉलिक्यूलर हार्वेस्टिंग। मॉलिक्यूलर फार्मिंग या
मॉलिक्यूलर फार्मिंग हो जाएगी या मॉलिक्यूलर हार्वेस्टिंग। मतलब जिस जीन के प्रोडक्ट को हमें ऑब्टेन करना है उस जीन को जनरली हम मिल्च एनिमल में ट्रांसफर कर देंगे। मिल्च एनिमल का मतलब जो एनिमल मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, तो वो प्रोडक्ट, जीन का प्रोडक्ट आपके जो बनेगा वो मिल्क में कलेक्ट हो जाएगा, फिर उससे हम उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, उसके बाद हम उसको डिफरेंट पर्पस पे यूज कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर फार्मिंग या मॉलिक्यूलर हार्नेसिंग। ठीक है। अब जैसे इस मेथड के द्वारा आपके प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, आपके प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये आपके प्रोटीन ऑब्टेन की जाती है, बनाई गई है आपके मॉलिक्यूलर हार्वेस्टिंग के द्वारा, जिसको एम्फीसाइमा डिजीज के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरीके से एम्फीसाइमा जो डिजीज है ना, लंग्स में एल्वियोलाई होती है, लंग्स जिसमें आपके बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्वियोलाई, और इसमें इलास्टिक पावर होती है। अगर इसकी इलास्टिक पावर लॉस्ट हो जाए तो ऑक्सीजन आने पे ये फटने लगेंगी, अंदर ऑक्सीजन या एयर आएगी तो ये फ्लेक्सिबल ना होने के कारण फटने लगेंगी, जिससे बॉडी में गैसियस एक्सचेंज बंद हो जाएगा। तो ये डिजीज कहलाती है एम्फीसाइमा। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आपके प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन बनाई जा रही है। किस तरीके से? मॉलिक्यूलर फार्मिंग या मॉलिक्यूलर हार्नेसिंग के द्वारा। ठीक, तो ये आपके प्रोसेस के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए जाते हैं। फिर आइए आपके वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग के लिए। वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग, आपको मालूम है जो भी नई वैक्सीन बनती है वो वैक्सीन सीधे आपके ह्यूमन पे तो अप्लाई करते नहीं है, उसके लिए ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए जाते हैं, जिससे कि वैक्सीन की टेस्टिंग हो सके सेफली कि एनिमल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके बाद उसको ह्यूमन पे अप्लाई किया जाता है। जैसे कि आपके पोलियो वैक्सीन, जो आपके पोलियो वैक्सीन के लिए सबसे पहले ट्रांसजेनिक माइस बनाया गया था। पोलियो वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए किसमें टेस्ट की गई थी? आपके माइस में। तो ये ट्रांसजेनिक माइस हो गया था जिसमें पोलियो वैक्सीन आपके जो है टेस्ट की गई थी। ठीक, फिर आता है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, अब आपको मालूम है जैसे आपके मॉलिक्यूलर फार्मिंग के द्वारा हम जो भी आपके केमिकल्स, मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, तो आपके जो है उसकी टेस्टिंग पहले करेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तब जाके उसे मार्केटाइज करेंगे। तो केमिकल्स की टेस्टिंग के लिए जैसे जिसे ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया है, तो ये आपके ट्रांसजेनिक एनिमल हो गया, और दूसरा आपके जिसमें ये ट्रांसफर नहीं किया है वो नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल हो जाएगा। भाई जिसमें हमने इसके लिए जीन ट्रांसफर किया है उस केमिकल के लिए, वो ट्रांसजेनिक एनिमल हो जाएगा, और जिसमें जीन ट्रांसफर नहीं किया है वो नॉन ट्रांसजेनिक हो जाएगा आपके। तो इस तरीके से देखा जाता है कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल हैं मोर सब आपके सेंसिटिव होते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए। ट्रांसजेनिक एनिमल मोर सेंसिटिव होते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए बजाय के नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल के। क्लियर? तो इस तरीके से हम उसकी केमिकल की टेस्टिंग करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल बना के। ठीक, फिर आइए आपके रैपिड ग्रोथ। आपको मालूम है ग्रोथ के लिए जो हार्मोन है आपका सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन होता है जीएच, तो इसको भी जो है इस हार्मोन को आर्टिफिशियली तरीके से बनाया गया है।
तो सबसे पहले ह्यूमन में अप्लाई करने से पहले इस हार्मोन के जीन को इसके एनिमल में ट्रांसफर किया गया और वहां पे उसकी फिजियोलॉजी देखी गई। तो इस तरीके से ये जीन आपके डोमेस्टिक एनिमल में ट्रांसफर किया गया, जिससे उसके रिजल्ट देखे गए। तो ये आपका जो हार्मोन का जो जीन है आपके शीप में ट्रांसफर किया गया, फिश में, तो देखा उनमें जो मटन है उनका वो डबल हो गया, उनका साइज डबल हो गया, जिससे इस ग्रोथ हार्मोन की टेस्टिंग हो गई, कंफर्मेशन हो गया, तब जाके इसे ह्यूमन में अप्लाई किया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ग्रोथ हार्मोन जो बना उसके लिए भी सबसे पहले किसमें टेस्टिंग की गई? एनिमल में। फिर आइए आपके मिल्क। मिल्क की क्वालिटी बढ़ाने के लिए भी उसमें बाहर से जीन डाले जाते हैं गाय में, जिससे उसकी मिल्क की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ जाए। तो ट्रांसजेनिक कैटल बनाए जाते हैं आपके, ट्रांसजेनिक कैटल बनाए जाते हैं, किस लिए? मिल्क की क्वालिटी को सुधारने के लिए। जैसे आपके मिल्क में आपके ग्रोथ हार्मोन है केसीन, जो हाई लेवल, मतलब ये मान लीजिए कि आपके केसीन की ग्रोथ के लिए आपके जीन है, एक बाहर से एक्स्ट्रा जीन डाला जाता है गाय में, जिससे कि आपके केसीन हार्मोन का लेवल बढ़ जाए। तो इस तरीके सबसे पहले ये आपके 1997 में सबसे पहले जो ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई थी वो थी आपके रोजी, जिसमें हाई मिल्क की क्वालिटी थी, मतलब मिल्क में आपके जो केसीन प्रोटीन है उसका लेवल बहुत हाई था, तो कंटेंट उसमें बढ़ गया था। अल्फा लैक्टोअल्ब्यूमिन जो आपके ह्यूमन के लिए बहुत ही ज्यादा नरिशिंग होता है, तो इसकी क्वालिटी मिल्क में बढ़ाई गई। और जब आपके ह्यूमन के बच्चे या बेबीज ये मिल्क पीते हैं तो उनमें आपके नॉर्मल गाय के अलावा बजाय इस गाय का मिल्क पिएंगे तो बहुत ही ज्यादा नरिशिंग होगा। तो मिल्क की क्वालिटी को भी बढ़ाने के लिए ट्रांसजेनिक कैटल बनाए जाते हैं। जैसे मिल्क में आपके अल्फा लैक्टोअल्ब्यूमिन की क्वांटिटी बढ़ाई गई, आपके ग्रोथ हार्मोन केसीन की क्वांटिटी बढ़ाई गई, तो इसके लिए आपके ट्रांसजेनिक कैटल बनाए गए। ठीक, फिर आइए ट्रांसजेनिक पिग। ट्रांसजेनिक पिग, आपको मालूम है आजकल ह्यूमन में एनिमल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं, जैसे कि आपके पिग के ऑर्गन, पेनक्रियास, किडनी, हार्ट, ये सब पिग के आपके जो ऑर्गन है वो ह्यूमन में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? तो पिग में ह्यूमन के एंटीजेन वाले जीन डाले जा रहे हैं। जो एंटीजेन ह्यूमन में है उसके जीन पिग में डाले जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? पिग के अंदर ह्यूमन के एंटीजेन वाले जीन पहुंच जाएंगे। तो जब हम उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेंगे ह्यूमन में तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन के एंटीजन हमने पिग में डाल दिए, तो वही एंटीजन जब ह्यूमन में आएंगे तो ह्यूमन के अंदर उस ऑर्गन के ट्रांसप्लांट के समय एंटीबॉडी तैयार नहीं होंगे, तो आपके ट्रांसप्लांट सक्सेस हो जाएगा। भाई आपको मालूम है ना, मिसमैच जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो फेल हो जाता है ना। भाई दूसरे का ऑर्गन हम किसी में लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये ए पर्सन है, इसका हमने एक ऑर्गन बी में लगाया, तो ए के एंटीजन जब बी में जाएंगे तो बी में इसके लिए एंटीबॉडी तैयार हो जाएंगे, इसे मार देंगे। तो हमने क्या किया, इसके एंटीजन ही इसमें ट्रांसफर कर दिए जीन, तो इसके अंदर इसके जैसे एंटीजन हो गए, तो अब ये ऑर्गन जाएगा तो इसकी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ट्रांसप्लांट सक्सेस हो जाएगा। तो ये सारी चीजें थी जिसके लिए ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए जा रहे हैं। अब आ जाइए हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। भाई हर सिक्के के दो पहलू हैं, आपके एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। अगर हमें बायोटेक्नोलॉजी के काफी अचीवमेंट्स मिले, काफी फायदा हुआ, एडवांसमेंट हुआ, तो उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी मिले, हार्मफुल इफेक्ट भी मिले। ठीक, तो अब अपन पढ़ेंगे क्या हार्मफुल इफेक्ट है।
सबसे पहले हैजर्ड्स ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट एंड एनिमल। हैजर्ड्स ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट एंड एनिमल। भाई जो ट्रांसजेनिक प्लांट और एनिमल बनाए गए हैं उनसे क्या आपके डर है, क्या नुकसान है? भाई मेन चीज है, हमने प्लांट और एनिमल में उनकी फिनोटाइप को चेंज करने के लिए हमने उनमें जीन ट्रांसफर कर दिए, उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया, जिसका इफेक्ट बायोटिक इन्वायरमेंट में पड़ा, जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। अब जैसे हम कहें कि हम सब प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन डाल दें, तो प्लांट में खुद से कैपेसिटी आ जाएगी एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेने की, खुद से कैपेसिटी आ जाएगी। अभी तक तो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन जब प्लांट खुद से नाइट्रोजन लेने लगेगा तो आपके इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो जाएगा ना, तो ये बैड इफेक्ट हुआ। ठीक, तो ये आपके ट्रांसजेनिक प्लांट और एनिमल के हैजर्ड्स आए। फिर आइए सुपर वीड। आपको मालूम है वीड्स को खत्म करने के लिए हमने प्लांट में, भाई वीड से अपने आप को बचाने के लिए हमने प्लांट में जीन ट्रांसफर कर दिया, प्लांट को ही ट्रांसजेनिक बना दिया, जिससे कि हमें अब बाहर से कोई बीडीसाइड केमिकल ना डालना पड़े। प्लांट में खुद से कैपेसिटी आ गई अपने आप को वीड से, अनवांटेड प्लांट से बचाने की। लेकिन जो जीन हमने इसमें ट्रांसफर किया, बीडीसाइड रेजिस्टेंट जीन, अगर तो ये मान लीजिए कि एक्सीडेंटली ये आपके नेचुरली वीड्स में ट्रांसफर हो जाए, एक्सीडेंटली ये जीन किस में ट्रांसफर हो जाए, वीड में, तो ये वीड तो सुपर वीड बन जाएगा ना, फिर तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से सुपर वीड भी कई बन गए, जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। फिर आइए एलर्जीज। क्या होता है, कुछ एंजाइम्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो आपके भाई प्लांट वगैरह में डाले हैं, तो ह्यूमन के लिए तो फॉरेन मटेरियल हो गए। अब भाई ह्यूमन ने वो प्लांट प्रोडक्ट खाया और ह्यूमन के अंदर वो जीन गए, तो उनके लिए तो ये क्या हो गए, फॉरेन मटेरियल, जिससे ह्यूमन में एलर्जी कॉज होने लगेगी। तो ये भी आपके ह्यूमन को नुकसान हुआ। फिर आइए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। आपको मालूम है प्लांट्स में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाले गए हैं, जिससे कि वो खुद को अपने आप से बैक्टीरिया या इंसेक्ट से बचा सके। भाई मेन चीज है, आपके फूड में भी आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आ गए ना। ठीक है, अब जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल में ये फूड गया, मान लीजिए एक्सीडेंटली हमारे अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं वो इसको अंदर ले गए, तो उनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पहुंच जाएगा, तो वो तो सुपर बैक्टीरिया बन जाएंगे, फिर इन पैथोजन को तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हमारे अंदर जाके हमारे बैक्टीरिया अगर उन्हें ले लेंगे तो उससे वो आपके सुपर हो जाएंगे, फिर उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे उनको मैनेज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर आइए आपके कई प्रोटीन है, प्रोटीन आपके वेरियस ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट प्रोटीन को बनाने के लिए जीन ट्रांसफर किए गए। डिफरेंट एनिमल में या प्लांट में कुछ प्रोटीन और एंजाइम बनाने के लिए क्या ट्रांसफर किए गए, जीन। अब ये जीन अगर एनिमल में ट्रांसफर किए गए हैं डिफरेंट प्रोटीन या एंजाइम बनाने के लिए, तो जनरली ये प्रोटीन उस एनिमल की डिफेंस सिस्टम पे अटैक करेगा और उसका डिफेंस सिस्टम डैमेज कर देगा। तो लॉन्ग टर्म तक अगर इसका इफेक्ट बना रहा तो उसके अंदर एलर्जी प्रोड्यूस होने लगेगी, उसका डिफेंस सिस्टम खत्म हो जाएगा।
इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाएगी। तो ये भी बैड इफेक्ट पड़ा ना, ठीक है। फिर आइए ह्यूमन ऑर्गन्स। देखिए डिफरेंट एनिमल के ऑर्गन जो ह्यूमन में ट्रांसफर किए जा रहे हैं, डिफरेंट एनिमल के ऑर्गन ह्यूमन में ट्रांसफर किए जा रहे हैं, ह्यूमन को तो फायदा हुआ, लेकिन उसके लिए एनिमल सफर कर रहे हैं ना, अदर एनिमल, उनको तो नुकसान हो रहा है ना, उनकी फंक्शनिंग तो डिस्टर्ब हो रही है ना। तो इकोलॉजिकल डिसबैलेंस होगा कि नहीं? क्योंकि आपको मालूम है कि रिवेट पॉपेट हाइपोथेसिस हमने आपको बताई थी कि हर स्पीशीज अपना एक स्पेसिफिक रोल अदा करती है, ठीक है। चाहे कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट हो, हर एक का स्पेसिफिक रोल है। अगर कोई खत्म होने लगेगा तो इकोलॉजिकल डिसबैलेंस होने लगेगा ना। तो इस तरीके से ह्यूमन के अंदर डिफरेंट एनिमल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं, तो बाकी एनिमल तो सफर कर रहे हैं ना, वो तो मर रहे हैं, तो ये भी डिस्टरबेंस हुआ, ठीक। फिर आइए ह्यूमन क्लोनिंग। ह्यूमन क्लोनिंग, अगर ह्यूमन का क्लोन बन जाए, आपको मालूम है क्लोन मतलब आपकी बॉडी की सेल से ही आपके जैसा इंसान तैयार कर दें, तो वो क्लोन कहलाएगा ना, ह्यूमन का क्लोन। जैसे शीप, डॉली शीप का क्लोन बना था पहले, ह्यूमन के क्लोन पे बैन लगा है। अगर ह्यूमन का क्लोन बन गया तो क्या होगा? ह्यूमन का क्लोन बन गया तो क्राइम बढ़ जाएगा। ये हमारा क्लोन बन गया, हम तो यहाँ पे बैठ के पढ़ा रहे, वो किसी का मर्डर करके आया, तो हम तो ये कह देंगे हम तो पढ़ा रहे, ये कह सकता है हम तो यहाँ पे हैं, तो इससे क्राइम बढ़ जाएगा ना। ऑपोजिट सेक्स के लिए शेयर करना लाइफ खत्म हो जाएगा, रिप्रोड्यूस करना बच्चे खत्म हो जाएंगे, क्यों? हम क्लोन ही बनवा लेंगे, क्यों रिप्रोड्यूस करेंगे? तो इस तरीके से ह्यूमन की फैमिली सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें थी जिससे कि आपके हार्मफुल इफेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी के। तो इन सब चीजों को काफी सारे एनिमल सफर कर रहे हैं, उनमें ट्रांसजेनिक बनाया जा रहा है, हम एनिमल को एज ए फैक्ट्री के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो इससे उनको नुकसान ही तो हो रहा है ना। तो ये हमारे हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर? आ गया बेटा आप लोग को? इथिकल इशू क्या है? आपको मालूम है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा आपके जो भी मैनिपुलेशन किया गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन के द्वारा जो भी मैनिपुलेशन किया गया है आपके ऑर्गेनिज्म में, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, तो वो आपका एक इथिकल इशू बन जाता है, जिसको किसी भी तरह, अब ये मान लीजिए कि कोई भी हमने ऐसे ऑर्गन या कोई भी ऑर्गेनिज्म को ट्रांसजेनिक बनाया है, या फिर आपके कोई भी हमने जैसे इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया है, जैसे आपने पढ़ा था बीटी कॉटन, बीटी कॉटन, इसमें बैसिलस थर्नीजेनेसिस का जीन ट्रांसफर किया था, तो इसको हमने ट्रांसजेनिक तो बना दिया, ठीक है, लेकिन इसे सीधे हम जो है बाहर मार्केटाइज नहीं कर सकते। क्यों? सबसे पहले हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप किया है, वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी क्या करती है? ये जितनी भी चीजें आपके मैनिपुलेट होके बनाई गई हैं, सबसे ये सारी चीजें पहले इस कमेटी के पास जाएंगी। ये कमेटी जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजों का रिसर्च करेगी और देखेगी कि ये सस्टेनेबल है या नहीं, मतलब इससे किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर सस्टेनेबल है तब जाके ये पब्लिक सर्विस के लिए उसे जो है परमिट करेगी, तब जाके ये आपके पब्लिक सर्विस के लिए परमिटेड होगा, अदरवाइज उसे रिजेक्ट कर देगी। तो इस तरीके से ये अप्रूवल कमेटी है जो एथिकल इशू को देखेगी, इन सारे इश्यूज को ऑब्जर्व करेगी, इसका इफेक्ट देखेगी, अगर सस्टेनेबल होंगे तब जाके इन्हें पब्लिक सर्विस के लिए परमिट करेगी। तो ये हो जाता है एथिकल इशू। क्लियर? फिर आइए बायो पेटेंट। भाई किसी भी चीज को अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लेना पेटेंट कहलाता है। भाई किसी भी चीज को अपने नाम से रजिस्टर्ड, भाई कि हमने किसी चीज की डिस्कवरी करी और उस चीज को हम अपने नाम से बेच रहे हैं, तो हमने अपने नाम से उसे रजिस्टर्ड कराया ना,
तो वो कहलाएगा पेटेंट। और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को अपने नाम से पेटेंट करा लेना बायो पेटेंट। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी बायोलॉजिकल सोर्स है, लॉन्ग समय तक आपने आइडेंटिफाई किया, उसे डेवलप किया और उसे अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लिया, तो वो हो गया आपके बायो पेटेंट। जैसे अमेरिका की एक कंपनी है जिसने हमारे यहाँ के बासमती राइस को अपने नाम से पेटेंट करा लिया है, तो हम इन राइस को उन्हीं के नाम से खरीदेंगे, कोई दूसरी कंपनी उसकी अथॉरिटी नहीं लेगी। तो ये कहलाता है बायो पेटेंट। ठीक है।